नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम लोग एसएससी स्टेनो के अंदर जितने भी रीअरेंजमेंट यानी कि जो पीक्यूआरएस पूछे गए थे उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एसएससी स्टेनो ने जो है वो काफ़ी सारे रीअरेंजमेंट पूछे हैं। तो ज़रा देखते हैं कि किस टाइप के जो रीअरेंजमेंट है वो एसएससी स्टेनो में पूछे गए हैं या करते हैं इन रीअरेंजमेंट को। चलिए, तो पहला रीअरेंजमेंट आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, ज़रा देखते हैं रीअरेंजमेंट क्या कह रहा है। The exhibition opened to the public. Now the exhibition यानी कि which exhibition देखते हैं। Visitors admired the artwork. अब ये जो visitors है इन्होंने अगर admire किया है artwork को तो कहीं ना कहीं तो ये किया ही होगा। तो जाहिर सी बात है, पता चल रहा है कि ये जो visitors ने artwork admire किया है ये exhibition के अंदर ही किया होगा। यानी कि फर्स्ट सेंटेंस जो है ना वो सेकंड से पहले ही आएगा, ये श्योर हो गए। यानी कि मेरा सेकंड से तो स्टार्ट नहीं हो सकता। इंटरैक्टिव सेशंस भी कंडक्ट हुए, फीडबैक जो था वो भी बहुत पॉजिटिव था। तो कुल मिलाकर ये तीनों जो सेंटेंस है वो डेफिनेटली इस एग्जीबिशन से रिलेटेड ही है। यानी कि मेरा रीअरेंजमेंट एग्जीबिशन से स्टार्ट होगा। जो फीडबैक का काम होता है वो हम भी जानते हैं कि सबसे लास्ट में किया जाता है, यानी कि फर्स्ट से स्टार्ट होगा, फोर्थ पे खत्म होगा, और वो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ते हैं। अगेन इस रीअरेंजमेंट के अंदर जो मेरा रीअरेंजमेंट है वो इन्फ्लेशन से स्टार्ट होना चाहिए ना। अगर मेरा इन्फ्लेशन से स्टार्ट होना चाहिए तो इन्फ्लेशन मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा तो मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद जो आएगा वो वर्ब आएगी। जो वर्ब आएगी वो डेफिनेटली, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी आनी चाहिए। यहाँ पर इन्फ्लेशन के बाद मेकिंग तो बिल्कुल नहीं आ सकता, यानी पी से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, एक ऑप्शन कट हुआ। इन्फ्लेशन एंड के बाद लीड्स नहीं आ सकता क्योंकि इन्फ्लेशन नाउन है और लीड्स वर्ब है ना, यानी कि मेरा एस से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। अब इन्फ्लेशन के बाद टू मैनेज, इन्फ्लेशन टू मैनेज भी नहीं हो सकता, तो फिर एक ही बचता है दैट इज आर। इन्फ्लेशन अफेक्ट्स, मैंने कहा ना इन्फ्लेशन सब्जेक्ट है, यदि नाउन है तो इसके बाद वर्ब आएगी और वर्ब भी क्या है, अफेक्ट्स, यानी कि SES। तो इन्फ्लेशन अफेक्ट्स परचेजिंग पावर एंड लीड्स। देखो एंड के पहले भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड के बाद में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी हम श्योर हो गए कि आर के बाद ऐसी आएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी माय राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, अगेन रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। क्या मेरा सेंटेंस जो है वो पी से स्टार्ट हो सकता है क्या? तो पी से अगर मैं मेरा रीअरेंजमेंट देखूं तो बोल रहा है दो ही लैग्ड। अब ही लैग्ड में कौन लैग्ड कर रहा है पता नहीं, और ये दो किसके लिए आया ये भी नहीं पता। यानी ये तो श्योर हो गए कि पी से तो स्टार्ट नहीं होगा, दो ऑप्शन कट, आर से ही स्टार्ट होगा। द यंग शूटर, अब द यंग शूटर के बाद में मैं क्या लगाऊं वो जरा मुझे एक बार के लिए देखना है। तो द यंग शूटर, अब यंग शूटर को अगर मैं सेंटेंस का सब्जेक्ट मानूं तो अगर ये सब्जेक्ट मानूं तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस हिसाब से द यंग शूटर के बाद ड्यू टू हिज एक्सेप्शनल तो नहीं आ सकता, यानी आर के बाद अगर मैं क्यू बोलूं तो दोनों में ही देखो क्यू है, ये पेयर तो फिक्स हो गया कि द यंग शूटर वॉज सेलेक्टेड फॉर द ओलंपिक स्क्वाड। अब ये जो यंग शूटर ओलंपिक स्क्वाड के लिए सेलेक्ट हुआ है उसके बाद ड्यू टू हिज एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस एट द नेशनल ट्रायल्स, यानी कि क्यों सेलेक्ट हुआ है, क्योंकि उसकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस जो थी उसके कारण वो जो है वो सेलेक्ट हुआ है। दो ही लैग्ड, भले ही उसके अंदर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की क्या थी, कमी थी। तो ये जो सेंटेंस था ना ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, किसका कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, एस का, यानी एस के बाद पी आएगा, ये भी हम श्योर हो गए। यानी कि मेरा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, द अपडेट। अब द अपडेट के हिसाब से अगर मैं आंसर देखूं तो द अपडेट के बाद में अगर मैं लगाऊं तो द अपडेट एनहांस, मतलब देखते किससे स्टार्ट हो सकता है। तो द अपडेट के बाद अक्रॉस तो बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि द अपडेट को अगर सब्जेक्ट भी माने तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि अक्रॉस नहीं आ सकता, तो एस से तो हम मैम बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर आगे बढ़ते, द अपडेट एंड डेटा ऑटोनॉमी, द अपडेट के बाद एंड भी नहीं आ सकता, आर से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, और मेरे दोनों ऑप्शन आर से स्टार्ट है भी नहीं। आगे बढ़ते, द अपडेट एनहांस्ड एनक्रिप्शन या फिर द अपडेट इंश्योरिंग सिक्योरिटी। हाँ, पी से स्टार्ट होगा, यानी कि ऐसा अपडेट जो क्या इंश्योर कर रहा है, सिक्योरिटी इंश्योर कर रहा है, यानी मैम पी से कंफर्मली स्टार्ट हो गया। और ये जो इंश्योर कर रहा है सिक्योरिटी, जरा एक बार पी के बाद एस बोल के देखे तो द अपडेट इंश्योरिंग सिक्योरिटी अक्रॉस यूजर डिवाइसेस एंड डेटा ऑटोनॉमी एनहांस्ड एनक्रिप्शन, यानी मेरा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द इकोनॉमिक स्लो डाउन। ये ना इस टाइप के रीअरेंजमेंट इसमें इस बार बहुत पूछे गए हैं जिसमें फर्स्ट सेंटेंस को
फिक्स कर दिया गया है और उसके बाद आपको अरेंज करना है, या फिर अभी हम आगे चल के देखेंगे जिसमें उसने फर्स्ट और लास्ट दोनों ही सेंटेंस को फिक्स कर दिया गया है और फिर जो है आपसे रीअरेंजमेंट जो है वो पूछा गया है। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्या कह रहा है, द इकोनॉमिक स्लो डाउन। अब इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है अगर वो मैं मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट मानूं तो इकोनॉमिक स्लो डाउन रिड्यूसिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग, ये तो नहीं लग रहा, तो यानी कि इसके बाद पी तो नहीं आएगा, कट हो गया एक ऑप्शन। द इकोनॉमिक स्लो डाउन इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज, हाँ मैम ये हो सकता है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में स्लो डाउन की बात कर रही हूँ, या फिर द इकोनॉमिक स्लो डाउन हैज लेड टू जॉब लूजेस, हाँ ये भी सही लग रहा है, इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण क्या हो गया, बहुत सारी जॉब का लॉस हो गया, यानी ज्यादा प्रायोरिटेबल आंसर मुझे एस लग रहा है, यानी एस से मुझे स्टार्ट होता हुआ ज्यादा सही लग रहा है। लेकिन हाँ आर से भी स्टार्ट होता हुआ सही नहीं लग रहा है, द इकोनॉमिक स्लो डाउन स्ट्रेनिंग हाउस होल्ड इनकम्स, नहीं, यानी कि मैम एस या फिर क्यू से स्टार्ट होगा। जरा एक बार एस को सही माने, द इकोनॉमिक स्लो डाउन हैज लेड टू जॉब लूजेस, कहां पर, कई सारी इंडस्ट्रीज में, इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज, स्ट्रेनिंग हाउस होल्ड इनकम्स एंड रिड्यूसिंग, एंड से पहले भी आईएनजी फॉर्म और एंड के बाद में भी आईएनजी फॉर्म, श्योर हो गए, मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रही है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज द मोस्ट लीजिबल। आपको ये पूरा सेंटेंस अरेंज करना है, सेंटेंस इस बार थोड़े बड़े बड़े आ गए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, तो जरा देखते हैं, इस रीअरेंजमेंट को करने की कोशिश करते हैं। ये बोल रहा है प्राइमरी फैक्टर इन इट्स फॉर्मेशन, भैया किसका फॉर्मेशन, प्रोनाउन से तो स्टार्ट होगा नहीं, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका कट। फिर द ग्रैंड सैनयॉन वॉज फॉर्म्ड, कब हुआ था ये, ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स थ्रू द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ जियोलॉजिकल एक्टिविटी इन इरोजन, लग रहा है ये पास्ट का स्टेटमेंट है, यानी कि मैम सेकंड से जो है वो मेरा स्टार्ट हो सकता है, श्योर नहीं है, हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, वेदरिंग फ्रॉम विंड रेन एंड टेम्परेट चेंजेस फर्दर शेप्ड, फर्दर मतलब आगे, आगे भी ऐसा हुआ है इस एनियन में, अगर आगे भी हुआ है तो पहले भी कुछ हुआ है ना, और फिर इस एनियन का नाम पहले आएगा, ठीक है, यानी कि श्योर हो जाओ, जो 2 है वो 3 से पहले आएगा, फिर आगे बढ़ो, यानी 3 से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। टेक्टोनिक अपलिफ्ट ऑफ द कोलोराडो प्लेटो इंक्रीज्ड, जिसके कारण रिवर का जो फ्लो है, ये फ्लो वर्ड है, फ्लो एंड इरोसिव पावर अलाउंग इट टू कट डीपर इनटू द लैंडस्केप। अब ये जो टेक्टोनिक अपलिफ्ट हुआ है किसके अंदर, इस प्लेटो के अंदर, जिसके कारण रिवर का जो फ्लो है वो इंक्रीज हो गया है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये चीज किसी तूफान के आने के बाद हुआ है ना, यानी कि तूफान के आने के बाद की एक्टिविटी जो है वो मुझे नजर आ रही है कि ऐसा कुछ तूफान ने करा है। अगर ये ऐसा कुछ तूफान ने करा है, देखो यहाँ पर भी कोलोराडो रिवर लिखी है, यहाँ पर भी कोलोराडो रिवर प्लेटो लिखा है, इसका मतलब 4 और 1 का आपस में कहीं ना कहीं लिंक है, तो ये भी श्योर हो जाओ कि 4th से भी स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि मेरा जो रीअरेंजमेंट स्टार्ट होगा वो तो 2 से ही होगा, जहां पर आपने एक सैनियन की बात की है जो पास्ट में बात कर रहा है, कई साल पहले ऐसा हुआ है, उसके बाद आपने इसका प्राइमरी फैक्टर बताया बनने का जो कि कोलोराडो रिवर के कारण हुआ है, फिर आपने बताया कि ये रिवर में भी कैसे हुआ है, इस कोलोराडो प्लेटो के अपलिफ्टमेंट के कारण हुआ है, और फिर आपने बताया इस अपलिफ्टमेंट में जो है वो विंड रेन और टेम्परेट का क्या हुआ था, वेदरिंग हुआ था, तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी विल बी माय राइट आंसर। नेक्स्ट, ही को फाउंडेड एप्पल, अब देखो ही को फाउंडेड है तो ही में किसने को फाउंड किया है पता नहीं है ना, ही यानी कि मैम फर्स्ट से स्टार्ट नहीं हो सकता, 1 ऑप्शन कट। फिर नेक्स्ट, स्टीव जॉब्स वाज अ विजनरी एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर, देखो यहाँ पर एक व्यक्ति का नामकरण हुआ है स्टीव जॉब्स, यानी मैम 2 से स्टार्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब हिज आइडियाज में किसके आइडियाज की बात कर रहा है पता नहीं, यानी कि मैम 3rd से भी स्टार्ट नहीं होगा। एप्पल INC इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट्स लाइक आईफोन एंड आईपैड, अब डेफिनेटली ये जो एप्पल ने इनका इंट्रोडक्शन किया है तो एप्पल से तो डायरेक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता, एप्पल में किसने किया है तो वो स्टीव जॉब्स ने किया है, तो जाहिर सी बात है मैम 4 से पहले भी किसका आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर इसने को फाउंड किया है ना एप्पल, तो किसने को फाउंड किया है, स्टीव जॉब्स ने, तो नाम तो पहले आएगा ना, यानी कि मैम 2nd से जो है वो मेरा रीअरेंजमेंट स्टार्ट होगा, तो मुझे मेरा आंसर मिल गया एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर तो मैम स्टार्टिंग है नहीं, तो पढ़ने की स्टार्ट करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है ये, द एथलीट ट्रेंड रिलेंटलेसली, बिल्कुल सही है। ही ओवरकेम सेवरल इंजरीज, कौन ओवरकेम करता है भाई पता नहीं। ही क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, अब ही में किसने क्वालिफाई किया है फाइनल में ये भी नहीं पता।
ही इंस्पायर्ड यंग प्लेयर्स, कौन इंस्पायर करता है नहीं पता। इन सब का ही का एक ही जवाब है और वो एथलीट है। एथलेटिक कई सेवरल इंजरीज ओवरकम करता है, एथलेटिक फाइनल के लिए क्वालिफाइड करता है और एथलेटिक इंस्पायर करता है यंग प्लेयर्स को। यानी हर सूरत में 1 से स्टार्ट होगा, एक ऑप्शन कट हुआ एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 2, मतलब ए। अब बात करते हैं अगर 1 से स्टार्ट होगा तो अब इसके आगे क्या है ना। अब अगर इसके आगे की हम बात करें तो जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि यंग प्लेयर्स को इंस्पायरिंग का काम है, तो यंग प्लेयर्स को इंस्पायर कब करेगा, जब ये आगे अपना कुछ ऐसा हुनर दिखाएगा। वो हुनर क्या है, कई इंजरीज फेस करना, फाइनल क्वालिफाई करना, उसी से तो यंग प्लेयर्स इंस्पायर्ड होंगे। तो ये तो रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 4 तो जो है वो लास्ट में आना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन भी कट। अब या तो 2 पहले लगाऊं या 3 पहले लगाऊं, अब इन दोनों में से लड़ाई है। तो बाप मुझे बताओ, फाइनल्स में तो बाद में क्वालिफाई होंगे ना, कई इंजरीज से ओवरकम होने के बाद जाकर के कोई एथलीट फाइनल में क्वालिफाई करता है और तब जाके वो यंग प्लेयर्स को इंस्पायर करता है। यानी आपको मिल गया, सबसे पहले 1 आएगा, 1 के बाद में आपको क्या लगाना पड़ेगा 2, क्योंकि 2 में वो कई इंजरीज से ओवरकम कर रहा है, फिर 3 क्योंकि 3 में वो फाइनल में पहुंच रहा है, और फिर 4 में वो कई प्लेयर्स को या कई यंग प्लेयर्स को इंस्पायर्ड कर रहा है। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी माय राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, जरा करने की कोशिश करते हैं। हिज ऑब्जर्वेशन में किसके ऑब्जर्वेशन की बात है, पता नहीं, यानी फर्स्ट से तो मैम स्टार्ट नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, द गैलेपेगोस आइलैंड्स आर फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है, देयर डाइवर्स वाइल्ड लाइफ एंड देयर रोल इन चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। हाँ मैम, यहां से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है 2 से। दिस लेड हिम, विच लेड हिम, किसने लेड किया है, और ये हिम कौन है, पता नहीं, यानी मैम 3 से भी स्टार्ट नहीं होगा, 3 से स्टार्ट होगा भी नहीं, दिख भी नहीं रहा है। डार्विन ऑब्जर्व्ड दैट फ्लिंचेस ऑन डिफरेंट आइलैंड्स, अब ये भाई डार्विन ने ऑब्जर्व किया है ना। अब डार्विन ने ऑब्जर्व किया है तो पहले हम पूरा नाम लेते हैं, और पूरा नाम हमने किस में लिया है, 2 में, चार्ल्स डार्विन्स ने, है ना। तो जब पहले पूरा नाम लिया जाता है उसके बाद उस नाम का शॉर्ट फॉर्म आता है, यानी कि 2 पहले ही आएगा, 4 बाद में ही आएगा। यानी ये श्योर हो गया कि हमारा जो रीअरेंजमेंट है वो किससे स्टार्ट होगा, 2 से। अब अगर 2 से स्टार्ट होगा तो 2 के बाद में आपने क्या बोला कि गैलापागोस जो आइलैंड है वो फेमस है डाइवर्स वाइल्ड लाइफ के लिए और काई के लिए अपना रोल जो चार्ल्स डार्विन थ्योरी में बताया गया है। अब क्या बताया गया है वो आपने 4 में बताया कि डार्विन ने ऑब्जर्व किया है, कई सारे डिफरेंट आइलैंड्स हैं, हैड डिस्टिंक्ट बीक्ड शेप है कईयों की, सूटेड टू देयर स्पेसिफिक डाइट्स। फिर यानी कि मैम श्योर हो गए कि 2 के बाद क्या आएगा, 4 ही आएगा, और दोनों के अंदर ही 2 के बाद 4 ही था, तो सोचने की जरूरत नहीं है। अब आगे क्या, अब इसके बाद ये जो इसने डिस्कवर किया है, ऑब्जर्व किया है, दिस लेड हिम, इसके कारण उसने क्या किया, प्रपोज किया एक आइडिया नेचुरल सिलेक्शन का, जहां पर जो स्पीशीज है इवॉल्व करती है ओवर टाइम टू अडेप्ट देयर एनवायरनमेंट। और फिर ये जो इसने किया है, हिज ऑब्जर्वेशंस इवेंचुअली कॉन्ट्रीब्यूटेड, आगे भी उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, यानी ये श्योर हो गए कि मैम 4 के बाद पहले 3 आएगा और उसके बाद क्या आएगा मैम 1 आएगा, यानी कि जो मेरा राइट अरेंजमेंट हो गया वो क्या हो गया 2 4 3 1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फेमिनिज्म बिगैन एज अ फाइट फॉर वुमेन सफरेज एंड देन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, वर्क प्लेस इनइक्वालिटीज एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स। हाँ, फर्स्ट से एक बार के लिए स्टार्ट हो सकता है, तो उसको देखते हैं, कट तो नहीं कर रहे हैं। नेवरदीलेस जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करने का काम करता है, यानी मैम 2 से तो बिल्कुल से स्टार्ट नहीं होगा। फिर नेवरदीलेस का सेंटेंस जो है आगे चल के पढ़ेंगे। कंजर्वेटिव्स व्यूड द फेमिनिस्ट मूवमेंट, अब फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो फेमिनिज्म के बाद ही आएगा, इसका मतलब जो 3rd है उससे भी हम हमारा रीअरेंजमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। 4th पढ़ते हैं, एवोल्यूशन ऑफ फेमिनिज्म हैज बीन अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी रही है। हाँ, 4th से भी स्टार्ट हो सकता है। अब 1 से स्टार्ट करूं या 4 से, तो यहाँ पर फेमिनिज्म का एवोल्यूशन है और यहाँ पर फेमिनिज्म बिगैन हो चुका है, तो पहले एवोल्यूशन होगा तभी तो बिगैन होगा, यानी कि 4 पहले आएगा और उसके बाद ही क्या आएगा मैम 1 आएगा, यानी 4 के बाद अगर 1 आएगा तो यानी मेरा रीअरेंजमेंट किससे स्टार्ट होगा 4 से, और मुझे मेरा आंसर मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फ्रैंकलिन hypothesized that lightning was a form of electrical discharge। हाँ, सही लग रहा है, फ्रैंकलिन नाम भी है। फ्रैंकलिन flew a kite made of a silk string and attached a metal key to it during a storm। ये भी सही है भैया, फ्रैंकलिन नाम लिखा है। He wanted to prove, who wanted to prove, I don't know who is he, यानी कि मैम इन ऑप्शंस को देख करके क्यों लड़ रही हूं मैं, ऑप्शन नंबर 1 से तो स्टार्ट कर ही दूं, यानी फ्रैंकलिन हाइपोथेसाइज्ड दैट लाइटनिंग जो है वो एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का पार्ट है,
ठीक है, यहां से अपना रीअरेंजमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद क्या करूं, अब अगर इसके बाद मैं देखूं 1 के बाद कहां लाऊं, तो अब इसके साथ इसने देखो एज द स्टॉर्म अप्रोच्ड, कौन से स्टॉर्म की बात कर रही हूँ, स्टॉर्म तो अभी तक आया ही नहीं है। ये स्टॉर्म की बात आपने कब की थी, सेकंड के अंदर। अगर आपने सेकंड के अंदर स्टॉर्म की बात की है तो आपको नहीं लगता कि जो 2 है और जो 4 है उसका आपस में लेना देना है, यानी कि 2 पहले आएगा फिर 4 आएगा, है ना। एज द स्टॉर्म अप्रोच में स्टॉर्म की बात आपने 2 में की थी, यानी 2 और 4 का पेयर बनना बहुत जरूरी है। 2 और 4 का पेयर किस में बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, इसमें बन रहा है और एक इसमें बन रहा है। अब इन दोनों में चेक करते हैं। मैंने क्या बोला, 1 के बाद में 2 लगाऊं या 1 के बाद में 3 लगाऊं, तो जरा देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पर फ्रैंकलिन ने एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के बारे में हाइपोथेसाइज्ड किया है, तो उसने डायरेक्टली काइट फ्लू नहीं की है, उसने प्रूव करने की कोशिश की है एक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने की। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या है, फ्रॉम अ थंडर स्टॉर्म, एक थंडर स्टॉर्म के जरिए। और उस थंडर स्टॉर्म में उसने क्या की थी, एक काइट को फ्लू किया था, यानी उड़ाया था। यानी कुल मिलाकर ये भी श्योर हो गया मैम कि 1 के बाद में क्या आएगा मैम, 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा और 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। यानी कि मैम ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी विल बी माय राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक टाइप के जो रीअरेंजमेंट है जो कि एसएससी स्टेनो में पूछे गए हैं, बहुत इजी, यानी कि सबसे इजी जो मुझे रीअरेंजमेंट लगे वो यही वाले लगे, है ना। मतलब ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, सीधा सबसे पहले देखना है आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, उसके बाद आपको आपका अरेंजमेंट करते जाना है। देखते हैं इस सेंटेंस का जो रीअरेंजमेंट है वो डेफिनेटली, ऑप्शंस थोड़े गड़बड़ है, कोई बात नहीं, ऑप्शंस पर हम नहीं देख रहे हैं, सीधा ऐसे ही देख रहे हैं ना। ये बोल रहा है बुक्स, कौन सी बुक्स, फिक्शन बुक्स, यानी कि फिक्शन बुक्स की बात कर रहा है, तो यानी डी से स्टार्ट करूं कि फिक्शन बुक्स इज रीडिंग वेरी इंटरेस्टिंग, नहीं, यानी कि फिक्शन बुक्स का पढ़ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यही हम कहना चाह रहे हैं, है ना। तो इज रीडिंग वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स, है ना, कौन सी, फिक्शन इज रीडिंग वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स, नहीं मैम थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो इस सेंटेंस को मैं कैसे अरेंज करूं, देखो इसके जो ऑप्शंस एग्जाम में दिए गए थे ना वो भी गलत ही दिए गए थे, है ना। ये एक्चुअली ऑप्शंस तो सही है बट इन ऑप्शंस के साथ एक प्रॉब्लम पता है क्या है, ये एक चीज इस रीअरेंजमेंट में भूल गया और वो ये था कि ये पीछे एक इंटैरोगेटिव सेंटेंस था, यानी कि एक इंटैरोगेटिव सेंटेंस के साथ इसने मेरे से जो ये रीअरेंजमेंट पूछा था वो क्या था कि आपको सीधा इज रीडिंग से ही स्टार्ट करना है। और इस रीडिंग से अगर आप अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो कैसे बोलेंगे, इज रीडिंग, क्या रीड करना, बुक्स को, है ना, इज रीडिंग बुक्स, यानी कि क्या बुक्स को रीड करना बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इज रीडिंग वेरी इंटरेस्टिंग फिक्शन, क्या फिक्शन मतलब बुक्स को रीड करना बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फिक्शन है, ये कहना चाह रहा है। तो इज रीडिंग बुक्स वेरी इंटरेस्टिंग फिक्शन, मतलब ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फिक्शन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि इट्स अ क्वेश्चन, लेकिन पीछे बस क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसीलिए इस रीअरेंजमेंट ने स्टूडेंट्स को बहुत परेशान किया था, है ना। एक बार के लिए तो कोई भी हक्का बक्का रह जाए इस रीअरेंजमेंट को देख करके, ठीक है। तो यानी ऐसे तो अगर आप इसे अरेंज करोगे तो ये डेफिनेटली अरेंज नहीं होगा, पर ये एक सवाल था कि इज रीडिंग बुक्स, क्या बुक्स को रीड करना एक बहुत इंटरेस्टिंग फिक्शन है, ये इसका रीअरेंजमेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी माय राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, इट कट्स ऑफ, क्या कट्स ऑफ पता नहीं, यानी 1 से तो मैम स्टार्ट नहीं होगा, है ना, हम मतलब प्रोनाउन से अपना रीअरेंजमेंट जो वो स्टार्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द एक्सकेवेशन ऑफ पॉम्पी प्रोवाइडेड अ रिमार्केबली वेल प्रिजर्व्ड ग्लिम्स इनटू लाइफ इन एंशिएंट रोम, हाँ ये जो है वो स्टार्ट कर सकता है। जब इरप्शन अकर्ड हुआ, कौन सा इरप्शन, कैसा इरप्शन पता नहीं, थर्ड से भी नहीं कर सकते। अनलाइक अदर रूइंस, मतलब पहले कोई रूइन हुए हैं तभी तो अदर रूइंस की बात कर रहे हो, यानी 4 से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, मिल गया अपन को अपना आंसर, सेकंड से स्टार्ट होगा। जो एक्सकेवेशन है पोम्पई का वो प्रोवाइड करता है एक रिमार्केबली वेल प्रिजर्व ग्लिम्स, किसको, लाइफ को, कहाँ की लाइफ को, एंशिएंट रोम की लाइफ को। फिर आप जाओ कहाँ पर, और भी रूइंस से, यानी कि आपको पता चला इसके बाद में यानी 2 के बाद में किसका आना बनता है, 4 का, मेरे को मेरा ऑप्शन मिल गया एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या बोल रहा है, द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द बजट इन पार्लियामेंट, बिल्कुल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पे किया। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कलेक्ट्स एस्टिमेट्स फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज, कई मिनिस्ट्री से उन्होंने अपना एस्टिमेट कलेक्ट किया, बिल्कुल सही बात है। बजट जो है वो पास किया गया दोनों हाउसेज में, बिल्कुल सही बात है। और जो कैबिनेट है उसने अप्रूव द
फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द बजट, और जो कैबिनेट है उसने फाइनल ड्राफ्ट जो है वो अप्रूव किया है। अब देखो, जब बजट पास हो ही गया है तो आपको नहीं लगता ये तो रिजल्ट है ना? ये अगर रिजल्ट है कि बजट पास ही कर दिया है तो इसका मतलब मैम आर सबसे लास्ट में आएगा, और अगर आर लास्ट में आएगा तो एक ऑप्शन कट हो गया एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब अगर आर सबसे लास्ट में आएगा तो सबसे पहले ये बजट प्रेजेंट किसने किया है, मतलब कहाँ से इस सेंटेंस की शुरुआत करूं, तो द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसने कलेक्ट किया है कई एस्टिमेशंस कई वेरियस मिनिस्ट्रीज से। भाई एस्टिमेट कलेक्ट करोगे ना भैया, आपका क्या एस्टिमेट है, आपका क्या बजट बनने से पहले पहले एस्टिमेट ही तो लूंगी मैं आपसे, तो आपका क्या एस्टिमेट है, आपका क्या एस्टिमेट है, यानी क्यू से जो है ना वो रीअरेंजमेंट लग रहा है मेरे को। फिर जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है क्या, फाइनल ड्राफ्ट, ड्राफ्ट ही बनेगा इसके बाद में, तो कैबिनेट ने फाइनल ड्राफ्ट अप्रूव किया। फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने जाकर के इस बजट को क्या किया, प्रेजेंट किया, और फिर ये जो बजट है ये दोनों पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो गया, मतलब पास हो गया। यानी सबसे पहले बजट का क्या होगा, एस्टिमेट कलेक्ट होगा, फिर कैबिनेट इसको फाइनल ड्राफ्ट को अप्रूव करेगा, तब जाकर फाइनेंस मिनिस्टर इसे बजट को प्रेजेंट करेगा, और उसके बाद जाकर के बजट जो है वो दोनों हाउस में प्रेजेंट या पास किया जाएगा, यानी QSPR, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगेन देखो इसी टाइप का रीअरेंजमेंट आ गया जो अभी हमने किया था। जरा देखें इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन लग रहा है, एवरीवन लग रहा है। एवरीवन शुड फॉलो, वर्ब आएगी उसके बाद में, यानी डी के बाद क्या आना बनता है, ए आना बनता है। क्या फॉलो करना है, ट्रैफिक रूल्स, और ट्रैफिक रूल्स का एडवर्ब क्या है, स्ट्रिक्टली है ना। तो एवरीवन मतलब ऑब्वियसली स्ट्रिक्टली जो आया है वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने के लिए आया है, तो एवरीवन शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स स्ट्रिक्टली। कितना इजी है, DABC ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द एडवांसमेंट इन साइंस लेड बाय फिगर्स लाइक Copernicus, Galileo and Descartes also questioned its established views of the universe. It encouraged the, now कौन encourage कर रहा है पता नहीं, यानी मैम 2 से तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा। The invention of the printing press further accelerated, फर्दर जहां पर भी आ जाए मतलब आगे कुछ हुआ है, यानी इससे पहले भी कुछ हुआ है, यानी मैम थर्ड से भी स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट चलते, द रिनायंस अशर्ड इन अ न्यू एरा दैट क्वेश्चनड द मोनोपोली, यानी इसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया किस पर, मोनोपोली पर। किसकी मोनोपोली पर, रोमन कैथोलिक चर्च की मोनोपोली पर, ऑन नॉलेज एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस के ऊपर। यानी सबसे पहले मुझे यही लग रहा है क्योंकि यहाँ पर भी एडवांसमेंट की बात कर रहा है, यानी कि ये बात कर रहा है 4th से स्टार्ट होने की, है ना। और इसी मोनोपोली ने एनकरेज किया है किसको, ग्रोथ ऑफ सेक्युलरिज्म को, हाँ, और इंडिविजुअलिज्म को। कहा ड्राइंग, जिसके कारण इंस्पायर्ड हुआ है फ्रॉम द क्लासिकल वर्क, किससे इंस्पायर्ड हुआ है ये, क्लासिकल वर्क से। कहाँ की, ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम की, यानी कि मैम 4th से जो है वो स्टार्ट होता बनता दिख रहा है, यानी कि 4th, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी माय राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढो, कहाँ लिखा है, मैनेजर ही दिख रहा है मेरे को तो सेंटेंस का सब्जेक्ट। अगर मैनेजर से स्टार्ट करूं तो मैनेजर के बाद वर्ब ढूंढो, द मैनेजर आस्क्ड हिम टू सबमिट, यानी कि डी के बाद क्या आना बन रहा है, बी, है ना। द मैनेजर आस्क्ड हिम टू सबमिट। फिर आगे कहाँ जाऊं, द रिपोर्ट, यानी कि मैनेजर ने उसे रिपोर्ट सबमिट करने के लिए पूछा, यानी DBAC, इसको करेक्ट कर लेना, ये ऑप्शन थोड़ा गलत टाइप हो गया है, DBA and C. The manager asked him to submit the report. Next आगे बढ़ते हैं। He has inspired millions through his speeches and writing. Now किसने इंस्पायर किया है, ही पता नहीं, यानी फर्स्ट से तो मैम स्टार्ट नहीं होगा, कट हो गया ये ऑप्शन। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। He came to be known as, ये किसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बनाया है, नाम अभी भी नहीं पता, सेकंड से भी स्टार्ट नहीं होगा। In the year 2002 he became the prime minister, कौन became the prime minister, तो ये सारे आंसर गए, एक ही आंसर बचा है, दैट इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक ही सेंटेंस है जिसमें आपको आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट नजर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी माय राइट आंसर। नेक्स्ट चलते, देखो ये उस प्रकार के रीअरेंजमेंट है जिसमें इसने आपको सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर लास्ट फिक्स करके दे दिया है, यानी 6, और बीच के जो सेंटेंस है ना वो आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो जरा देखते हैं। द अर्थ्स क्लाइमेट हैज चेंज्ड ओवर सेंचुरीज, कई सेंचुरी से जो अर्थ का क्लाइमेट है वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है। बट करंट वार्मिंग, अब बट करंट वार्मिंग तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया तो इसके बाद पी तो बिल्कुल नहीं आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन तो कहीं लास्ट में जाकर के होगा ना। अभी तो सारे पॉजिटिव मतलब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। ये बोल रहा है कि एस मतलब एस से स्टार्ट करूं,
डिफॉरेस्टेशन वर्सन्स द प्रॉब्लम। अब सीधा आपने एक बता दिया कि डिफॉरेस्टेशन, चलो ठीक है, एक बार के लिए मान लिया। हिस्टोरिकली इट चेंज ड्यू टू नेचुरल कॉजेज। ये कह रहा है ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, ये किसके कारण चेंज हुआ है? नेचुरल कॉजेज के कारण चेंज हुआ है। यानी कि मैम 1 के बाद तो Q का ही आना बनता है, यानी मेरा रीअरेंजमेंट जो है ना वो Q से ही स्टार्ट होता दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, Q से स्टार्ट किया। अब मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही सेंटेंसेस में ऑप्शंस में Q के बाद P लिखा है, तो Q के बाद P को ही सही मानना ही है। जरा Q के बाद P पढ़े। हिस्टोरिकली चेंज ड्यू टू नेचुरल कॉजेज बट करंट वार्मिंग जो है इज कॉज्ड बाय, ये किसके कारण हुई है? ह्यूमन एक्शंस के कारण जो है वो हुई है। अब ह्यूमन एक्शंस के कारण यदि हुई है तो ये ह्यूमन एक्शन आपने कहाँ स्पेसिफाइड किए हैं? तो ये ह्यूमन एक्शन आपने बताया डिफॉरेस्टेशन, जिसके कारण सिचुएशन क्या हो गई? वर्स हो गई। यानी कि P के बाद आपने क्या बोला? S बोला कि डिफॉरेस्टेशन किया है। फिर बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स जो है वो भी इंक्रीज करते हैं क्या? ग्रीन हाउस गैसेस, यानी R आएगा। दिस कॉल्स फॉर अर्जेंट एक्शन, जिसके कारण क्या करना पड़ रहा है? अर्जेंट एक्शंस करने पड़ रहे हैं। क्लियर? तो कुल मिलाकर के मेरा जो रीअरेंजमेंट है वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज कीप्स द बॉडी फिट एंड एक्टिव। अगेन फर्स्ट सेंटेंस इसने फिक्स कर दिया। अब इसके आगे बढ़ते कि फर्स्ट के बाद क्या लगाना है? इट ऑल्सो बूस्ट मेंटल हेल्थ। कौन बूस्ट करती है? एक्सरसाइज, बिल्कुल सही है। रेगुलर वर्कआउट जो है वो स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करते हैं। वॉकिंग, साइकिल और योगा है, ये भी इजी ऑप्शन। ये सब आपको एक्सरसाइज करने के तरीके बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसने आपको बताया कि ये आपकी बॉडी को फिट एंड एक्टिव भी रखती है, प्लस आपकी मेंटल हेल्थ को बूस्ट करती है। तो ये आपने सारे के सारे एक्सरसाइज के क्या बता दिए? एडवांटेजेस बता दिए। यानी एडवांटेजेस सारे एक साथ आएंगे ना, ठीक है। अगर एडवांटेजेस सारे एक साथ, अच्छा नहीं, ये एक दिक्कत है। यहाँ पर ये बोल रहा है एक्सरसाइज जो है ना वो बॉडी को फिट एंड एक्टिव करती है, लेकिन अब ये एक्टिव आप जो एक्सरसाइज है ये करोगे कौन सी? क्योंकि देखो वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, रेगुलर वर्कआउट हो गया, आपको नहीं लगता ये सारी की सारी एक्टिविटीज कैसी है? ये सारी की सारी तो फिजिकल एक्टिविटीज है। यानी कि सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा एस की जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो स्ट्रेंथन करती है आपकी हार्ट एंड मसल्स को। ये बात समझ में आई? अब अगर ये फिजिकल एक्सरसाइज मेरी हार्ट एंड मसल्स को स्ट्रेंथन करती है तो साथ ही मेरी मेंटल हेल्थ को भी बूस्ट करती है। ऑल्सो आ गया ना, ऑल्सो आ गया, यानी कि किसी ने पहले भी कुछ किया है, फिजिकल एक्टिविटी ने पहले मेरी हार्ट एंड मसल्स को स्ट्रेंथन किया है, फिर मेरी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव किया है, यानी इसके बाद पी आ गया। अब ये जो फिजिकल हेल्थ ने किया है इसके बाद कैसे करूं मैं? ये वॉकिंग, साइकिलिंग और योगा बहुत इजी ऑप्शंस है, ये आपने बताया आर के अंदर। और फिर आपने बोला रेगुलर वर्कआउट्स है वो भी आप कर सकते हो, जिसके कारण आपका स्ट्रेस लेवल क्या होगा? रिड्यूस होगा। इसलिए बोल रहा है कि जो एक्सरसाइज है वो आपकी रूटीन का क्या होना चाहिए? एक पार्ट होना चाहिए। यानी सबसे पहले फर्स्ट के बाद एस ही आएगा, एस आएगा तो ये दोनों ऑप्शंस कट हो गए। अब एस के बाद देखना था क्या आएगा, तो यहाँ अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी की आपने एडवांटेजेस बताई है तो एस के बाद पी का ही आना बनता है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देयर डिमांड्स। अब देयर डिमांड्स है तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकती ना भैया, किसके डिमांड्स की बात कर रहे हो आप? पता ही नहीं है ना। यानी कि मेरा जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो तो मुझे एक ही सब्जेक्ट दिख रहा है और वो दिख रहा है द वर्कर्स से। तो सबसे पहले द वर्कर्स लिख दूं, द वर्कर्स आफ्टर द मैनेजमेंट रिजेक्टेड, मतलब अब भैया द वर्कर्स ने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। अब द वर्कर्स ने क्या किया है? वेंट ऑन स्ट्राइक आफ्टर द मैनेजमेंट डिमांड, आफ्टर द मैनेजमेंट रिजेक्टेड देयर डिमांड्स। यानी ये भी समझ में आ गया कि मैम डी के बाद तो ए ही आएगा, कि जब मैनेजमेंट ने उनकी डिमांड को क्या कर दिया है? उनकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है। तो यानी कि कुल मिलाकर बी के बाद द वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक आफ्टर द मैनेजमेंट रिजेक्टेड देयर डिमांड्स, यानी बी, सी, डी एंड ए। बी, सी, डी, ए मैम मुझे एक भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो मुझे ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। रिया एंजॉयज लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। कई सारी लैंग्वेजेस पढ़ना या लर्न करना रिया जो है वो क्या करती थी? एंजॉय करती थी। अब इसके बाद कहाँ जाए? तो इसके बाद देखते हैं कि ये जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं वो क्योंकि वो एंजॉय करती थी लर्न करने के लिए, तो कहाँ करती थी? तो कुछ तो करेगी ना वो। तो यहाँ पर ये बोल रहा है, अब इन ऑप्शंस को देखो तो या तो आर आएगा या क्यू आएगा, इन दोनों को ही दिमाग में रखना है, क्योंकि अब अपन को नहीं पता आगे कहाँ जाना है। तो ये ऑप्शंस को देखकर ही आप देखेंगे कि मैं फर्स्ट के बाद आर बोलूं या फर्स्ट के बाद क्यू बोलूं, फिर उसके आगे की कहानी डिसाइड होगी। तो मैंने यहाँ से देखा कि रिया एंजॉयज लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस
आर बोल के देखो, शी नोज सम जर्मन, या फिर क्यू बोल के देखो, हर स्पेनिश इज इम्प्रूविंग, कि उसकी स्पेनिश क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। तो अब इस हिसाब से मुझे आर ज्यादा सही लग रहा है कि शी नोज सम जर्मन, कि वो इन सारी लैंग्वेजेस को एंजॉय करने में सबसे ज्यादा क्या आती है उसको, कि उसको भाई जर्मन जो है ना वो थोड़ी बहुत आती है, और जो उसकी स्पेनिश है वो क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। चलो आर के बाद क्यू आए, फिर ठीक है ये तो इम्प्रूव हो रही है, शी यूजेज एन ऐप टू प्रैक्टिस डेली, और ये इम्प्रूव क्यों हो रही है, क्योंकि एक ऐप यूज कर रही है जो कि इसको प्रैक्टिस करा रही है। और फिर ये क्या कर रही है, शी अटेंड्स फ्रेंच क्लासेस, साथ ही क्या ले रही है, फ्रेंच क्लासेस। क्यों, क्योंकि शी वॉन्ट्स टू बी अ पॉलीग्लॉट। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है, मैम आपने पी को बाद में क्यों लिखा? मैंने पी को बाद में है ना इस पेयर के कारण लिखा। कौन सा पेयर? क्योंकि क्यू में उसकी जो स्पेनिश इंप्रूव हो रही है, ये बताना मैंडेटरी है कि वो स्पेनिश इंप्रूव क्यों हो रही है, क्योंकि वो ऐप पर प्रैक्टिस डेली करती है। अब आपके मन में एक और सवाल आ सकता है, मैम आर के तुरंत बाद में पी लगा देते, फिर क्यू और एस लगा देते, क्या दिक्कत थी? नहीं, यहां पर वो फ्रेंच क्लासेस सीखने जा रही है, जबकि आपने ये बोला जर्मन उसे आती है, स्पेनिश उसकी इंप्रूव हो गई, मतलब हो ही रही है क्योंकि वो ऐप यूज कर रही है, लेकिन फ्रेंच वो सीख रही है। ये आती है, मतलब ये समझो, ये आती है, ये वो इम्प्रूव कर रही है, और ये वो सीख रही है। इसी फॉर्मेट में तो बोलोगे, या सीधा पहले ये बोल दोगे कि ये सीख रही है? नहीं, ये सीख रही है। क्यों सीख रही है? क्योंकि वो पॉलीग्लॉट बनना चाहती है। अब क्लियर है? इस तरीके से ये अरेंज होगा। अगेन वन ऑफ द गुड क्वेश्चन मैं इसे कहूंगी, यानी कि ए ऑप्शन विल बी माय राइट आंसर। ये तो ही यानी डी से स्टार्ट होगा, ओपन्ड द डोर सडनली, डी ए सी बी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रीशेपिंग इंडस्ट्रीज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या कर रही है, इंडस्ट्रीज को रीशेप कर रही है। अगर रीशेप कर रही है तो कैसे रीशेप कर रही है? ऑप्शंस देखते हैं, या तो दोनों क्यू से स्टार्ट करूं या एस और आर से स्टार्ट करूं। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स कस्टमर सर्विस। अब ऑल्सो इम्प्रूव में यानी पहले कुछ इम्प्रूव उसने किया है, अब क्या इम्प्रूव किया है तो देखते हैं। पी से वैसे भी स्टार्ट हो नहीं रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट इसने जो कुछ भी इम्प्रूव किया होगा ना वो इससे जस्ट पहले ही आएगा, तो यानी हम एक पेयर जो है ना वो यहाँ पर फ्रेम कर सकते हैं। AI system reduce human error in complex calculation. In healthcare, it helps in quick diagnosis. From manufacturing to medicine, its impact is visible. मतलब उसका जो impact है वो visible हो रहा है। अगर उसका impact visible हो रहा है किसका? Artificial intelligence का, यानी कि मैम ये समझ में आ रहा है कि 1 के बाद में तो S ही दिख रहा है ना? 1 के बाद में S क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ आपने बोला है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इंडस्ट्रीज को रीशेप कर रही है। कहाँ से कहाँ तक रीशेप करना? आपको कैसे पता रीशेप कर रही है? तो ये कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के मेडिसिन तक जो इसका इम्पैक्ट है वो क्या है, विजिबल है। यहां तक ठीक है, इसीलिए आप कह सकते हो कि ये रीशेप कर रही है। मैंने कहा ठीक है मान लिया, अब इसके आगे कहाँ जाऊं? तो आपने बोला मैम अगर आपने एस बोल दिया है, अब आप बोलो कि अगर वो यहाँ पर उसका इम्पैक्ट विजिबल है, तो इम्पैक्ट विजिबल होने के बाद हेल्थ केयर में ये कहाँ हेल्प कर रही है? क्योंकि आपने यहाँ मेडिसिन बोल दिया है ना, तो हेल्थ केयर में इट हेल्प्स इन क्विक डायग्नोसिस। फटाफट क्या कर रही है? डायग्नोसिस कर रही है। मतलब एस के बाद मैम क्या फिक्स हो गया? क्यू फिक्स हो गया। मैंने कहा भाई ठीक है, अब आगे क्या करूं? तो आपने कहा मैम इसके आगे हम ये कहेंगे कि हेल्थ केयर करने के बाद AI सिस्टम रिड्यूस क्या कर रही है? ह्यूमन एरर को रिड्यूस कर रही है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में, और इंप्रूव कर रही है कस्टमर सर्विसेज को थ्रू ऑटोमेशन। मतलब ऑटोमेशन पर लेकर आ रही है। नहीं है मैम, ये आर और पी का पेयर बन गया, और फिर इसका जो फ्यूचर रोल है वो क्या होता जाएगा? एक्सपेंड ही होता जाएगा, यानी एस क्यू आर और पी। ऑप्शन नंबर ए विल बी माय राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। डिस्पाइट पुअर रेनफॉल, हम भी जानते हैं कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस जो है ना वो डिस्पाइट से स्टार्ट हो सकता है, और डिस्पाइट के साथ में ऑफ का यूज नहीं आता है ना? तो द फार्मर्स डिस्पाइट पुअर रेनफॉल, यानी कि इतनी गंदी बारिश होने के बावजूद भी मैनेज्ड टू हार्वेस्ट अ गुड क्रॉप, यानी सी और डी का तो पेयर बन ही गया है ना? मैनेज टू हार्वेस्ट यानी कि हार्वेस्ट करना, मैनेज कर पाए क्या? एक अच्छी खासी फसल। तो सी और डी का पेयर देखो कहाँ दिख रहा है, ये रहा। और फार्मर्स आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आप ये भी बोल सकते हो डिस्पाइट पुअर रेनफॉल, ए से भी स्टार्ट कर सकते हो कि डिस्पाइट पुअर रेनफॉल
द फार्मर्स यानी बी बाद में बोल लो, मैनेज्ड टू हार्वेस्ट अ गुड क्रॉप, ये भी राइट है, ये भी बोल सकते हैं, बट ये ऑप्शन में है नहीं ना। और आप ए और बी को इंटरचेंज भी कर सकते हो, आप ये भी कह सकते हो द फार्मर्स, जो फार्मर्स हैं, पुअर रेनफॉल के बावजूद, डिस्पाइट पुअर रेनफॉल, मैनेज्ड टू हार्वेस्ट अ गुड क्रॉप, ये भी बोल सकते हो। तो बोथ आर करेक्ट, बट दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में मिलेगा, तो बी ए सी डी विल बी माई राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द गेस्ट अराइव्ड एट द पार्टी अर्ली, मतलब इतना इजी है ना। चलो करने की कोशिश करते हैं। अगेन इस सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढो। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? द गेस्ट। तो गेस्ट से स्टार्ट करूं, द गेस्ट अराइव्ड एट द पार्टी अर्ली, यानी ए बी सी डी विल बी माई राइट आंसर। ए बी सी डी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन थोड़े से है ना गलत ही टाइप हो गए। ए बी सी डी कर लीजिएगा आप यहाँ पर, इसको ऑप्शन नंबर बी विल बी माई राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द टेलीस्कोप चेंज्ड एस्ट्रोनॉमी। अच्छा, इन्वेंशन जो टेलीस्कोप का हुआ था उसने एस्ट्रोनॉमी को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट कुड ऑब्जर्व डिस्टेंट गैलेक्सीज, दे डिस्कवर्ड स्टार्स नॉट विजिबल टू द नेकेड आईज, ब्ला ब्ला ब्ला। ऑप्शंस पे चलते हैं सीधे अपन। तो अगर ऑप्शंस पे गए तो जरा देखते हैं इस ऑप्शन में क्या कह रहा है। ये दो मुझे आर से दिख रहे हैं, तो आर से पहले पढ़ते हैं। अर्लियर नॉलेज वॉज लिमिटेड टू नियर बाय सेलेस्टियल बॉडीज। हाँ, ये बोल रहा है कि जब टेलीस्कोप का इन्वेंशन हुआ था ना, उसने एस्ट्रोनॉमी को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। फिर ये बोल रहा है लेकिन जो पहले है ना वो नॉलेज लिमिटेड थी नियर बाय सेलेस्टियल बॉडीज तक, मतलब हम ज्यादा दूर की बॉडीज के बारे में पढ़ाई नहीं कर पाते थे क्योंकि टेलीस्कोप का इन्वेंशन हुआ ही नहीं था। तो यानी कि ये पहले की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली आर पहले ही आएगा, यानी ये तो श्योर होगा एस और पी से तो स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि जो आर है वो एंशंट टाइम की बात कर रहा है और एंशंट टाइम की बात कर रहा है तो यही डेफिनेटली। फिर ये बोल रहा है कि साइंटिस्ट कुड ऑब्जर्व डिस्टेंट गैलेक्सीज। जो साइंटिस्ट है वो अब देखो, दे डिस्कवर्ड स्टार्स, यहाँ तो डिस्कवर कर चुके हैं, न्यू टूल आ चुका है, तो ये कह रहा है साइंटिस्ट जो है ना वो ऑब्जर्व कर सकते थे डिस्टेंट गैलेक्सीज को, तो आर के बाद पी आएगा। फिर ये बोल रहा है ये जो नया टूल आया है, ओपन द होल न्यू यूनिवर्स, इसके कारण तो एक पूरा का पूरा नया यूनिवर्स ही आ गया। दे डिस्कवर्ड स्टार्स नॉट विजिबल टू द नेकेड आई, अब उन्होंने वो स्टार्स भी डिस्कवर कर लिए जो कि नेकेड आई से भी हम नहीं देख सकते, मतलब वो सिर्फ टेलीस्कोप से ही दिखेंगे, और इस कारण एस्ट्रोनॉमी बिकेम अ प्रीसाइज साइंस। समझ में आया? यानी सबसे पहले आपने आर बोला कि पहले के ज़माने में नॉलेज जो थी वो लिमिटेड थी, फिर आपने पी बोला क्योंकि जो साइंटिस्ट थे वो ज़्यादा दूर के देख नहीं पाते थे, लेकिन जो नया टूल हुआ या नया टूल आया उसने पूरा एक नया यूनिवर्स बना दिया, जिसके कारण आप जो है वो स्टार्स को जो कि नेकेड आई से नहीं दिखते थे वो भी देख सकते हो। यानी आर के बाद पी, पी के बाद एस और एस के बाद क्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी माई राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। द इन्वेंशन इन द व्हील ऑफ द व्हील चेंज्ड द वर्ल्ड, यानी कौन सा इन्वेंशन? जो व्हील का इन्वेंशन हुआ उसने पूरे के पूरे देश और दुनिया को क्या कर दिया? बदल कर रख दिया। मतलब ये जो पहिए का इन्वेंशन हुआ था उसकी बात ये कर रहा है। ठीक है, मैं बदल के रख दिया। अब आगे कहाँ जाऊँ? अब आगे मैं जाऊँ तो ऑप्शन में देखूँ तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद पी ही लिखा हुआ है, तो पी से ही स्टार्ट करूँ। ट्रांसपोर्ट बिकेम ईजियर, ट्रांसपोर्ट क्या हो गया? बहुत ही ज्यादा आसान हो गया, यानी पी आ गया। अगर ट्रांसपोर्ट आसान हो गया तो क्या फास्टर हो गया? ट्रैवल बिकेम फास्टर, ट्रैवलिंग करना क्या हो गया? फास्टिंग हो गया, यानी कि पी के बाद आर का एक पेयर बन गया है। ठीक है, फिर मशीन्स कुड नाउ, अब नाउ की बात कर रहा है, इसका मतलब इससे पहले पास्ट टेंस लिया। रोड्स इम्प्रूव्ड क्विकली, रोड्स जो है क्विकली इम्प्रूव्ड हो रही है। अब आप कह सकते हो कि जो मशीन्स है कुड नाउ बी बिल्ड, मशीन्स भी अब आप बना सकते हो, और ये क्या हो गया? एक ग्रेट इन्वेंशन हो गया। देखो अब आपके मन में आएगा मैम आपने क्यू को बाद में क्यों रखा? क्योंकि क्यू जो है ना वो बात कर रहा है प्रेडिक्शन की, फ्यूचर प्रेडिक्शन की। अब ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तीनों बात कर रहे हैं जो हो चुका है। ट्रांसपोर्ट इजी हो चुका है, मतलब उसके बाद ट्रैवल फास्ट हो चुका है, एस के अंदर आपने बोला रोड्स जो है वो इम्प्रूव हो चुकी है, तो पी के बाद सबसे पहले आर ही आएगा, पी के बाद क्यू तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता, हटा दो ये ऑप्शन। पी के बाद ट्रांसपोर्ट के बाद सीधा सीधा आप रोड्स पर भी नहीं आ सकते क्योंकि पहले आपको ट्रैवल बोलना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट के बाद ट्रैवल ही बोलना पड़ेगा, ट्रैवल के बाद रोड बोलना पड़ेगा, फिर मशीन्स, यानी पी के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद क्यू, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। इजी है, करने की कोशिश करते। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है मैनी गेस्ट, मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? मैनी गेस्ट है,
तो मैनी गेस्ट से मैं मेरा सेंटेंस स्टार्ट करूं, मैनी गेस्ट वर इनवाइटेड टू द इवेंट, यानी सबसे पहले सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा और फिर टू द इवेंट आएगा। CDAD, ऑप्शन नंबर सी। रिसाइकलिंग हेल्प्स इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी रिसाइकिल किस में मदद करता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में मदद करता है। अब इसके आगे कहाँ जाएं, जरा एक बार पेयर ढूंढने की कोशिश करें। ये बोल रहा है अगर ये रिसाइकलिंग मदद कर रहा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, तो मुझे दो ऑप्शन पी से दिख रहे हैं और दो ऑप्शन क्यू से दिख रहे हैं। रिसाइकलिंग पेपर सेव्स ट्रीज एंड वाटर हो सकता है, और पी पढ़ते हैं इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेस्ट इन लैंडफिल्स। देखो अगर आपने यहाँ बोला है ना कि रिसाइकिल मदद कर रहा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, तो कैसे मदद कर रहा है वो आपने पी के अंदर बोला, यानी कि 1 के बाद तो पी ही आएगा। अगर 1 के बाद पी आएगा तो दोनों ऑप्शन जो क्यू से हैं वो आपके क्या हो गए, कट हो गए। अगर दोनों ऑप्शन मेरे क्यू से कट हो गए तो पी के बाद मुझे पेयर ढूंढना है कि पी के बाद क्यू लगाऊं या पी के बाद आर लगाऊं। जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। इट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेस्ट इन लैंडफिल्स, फिर रिसाइकलिंग पेपर सेव्स, फिर आपने सीधा रिजल्ट सुना दिया। इट ऑल्सो कट्स डाउन, बिल्कुल पहले तो वो लैंडफिल्स का अमाउंट रिड्यूस करता है, दूसरा इट ऑल्सो कट्स डाउन पोल्यूशन, पोल्यूशन को भी कम करता है, कॉज बाय, जो कि किसके कारण हो रहा था, बर्निंग वेस्ट के कारण। यानी पी के बाद क्या आएगा, आर, ये भी एक पेयर बन गया, और पी के बाद आर मुझे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आफ्टर द मीटिंग द टीम मेंबर्स वेंट टू अ रेस्टोरेंट। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, द टीम मेंबर्स वेंट टू अ रेस्टोरेंट आफ्टर अ मीटिंग, यानी कि आपको सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट बोलना पड़ेगा। सब्जेक्ट कहाँ है, द टीम मेंबर्स, उसके बाद सी, यानी बी सी एक पेयर बन गया। ऑप्शन नंबर सी विल बी माय राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी में अगेन आप करेक्ट कर लेना, ये एडी नहीं है, डी ए है। नेक्स्ट, अगेन सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढो कौन सा है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट मुझे मेनी पैसेंजर्स यानी बी से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। अब नाउ यस्टरडे जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, तो मेनी पैसेंजर्स वर इंजर्ड, कहाँ, इन द एक्सीडेंट, जो कहाँ हुआ, यस्टरडे, यानी BACD। अगेन ऑप्शन नंबर सी विल बी माय राइट आंसर। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड, मतलब अब अगेन अब आप अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट ढूंढो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ही मुझे सेंटेंस का सब्जेक्ट दिख रहा है, यानी कि यहीं से सेंटेंस स्टार्ट होगा, यहीं से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो बी आएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, यानी कि आपने इसको एस्टैब्लिश किया है, काई के लिए, टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज, कहाँ पर, अक्रॉस द कंट्री, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी अगेन माय आंसर। नेक्स्ट ढूंढो, यस्टरडे सबसे लास्ट में आएगा, डी, चलो गया। द विनर वॉज डिक्लेयर्ड, यस्टरडे वॉज के बाद थर्ड फॉर्म पैसिव है, यानी कि ए के बाद द विनर वॉज, यानी कि सी आएगा, ए के बाद सी, कब, वॉज डिक्लेयर्ड यस्टरडे। ए, सी, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर बी विल बी माय राइट आंसर। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन अफेक्ट्स, किसको अफेक्ट करता है, कंज्यूमर को भी और बिजनेसेस को भी। तो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन अफेक्ट्स बोथ कंज्यूमर्स एंड बिजनेस, ठीक है मैम। इसके बाद जरा ऑप्शन आगे ढूंढते क्या आएगा। इसके बाद अगर मैंने ऑप्शन ढूंढा तो ये बोल रहा है कि बिजनेस स्ट्रगल टू मेंटेन प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ तो आप बोल रहे हो कि इकोनॉमिक इन्फ्लेशन की बात कर रहे हो और यहाँ बिजनेसेस की बात कर रहे हो, यानी मैम पी से तो स्टार्ट होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। पी से अगर स्टार्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा तो आप एक ऑप्शन कट कर सकते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलो खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। राइजिंग प्राइसेस रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ इंडिविजुअल, ये हो सकता है, यानी मैम इसके बाद क्यू आ सकता है। फिर उसके बाद क्यू के बाद एस भी देखते हैं। इट क्रिएट्स अनसर्टेनिटी इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, क्या क्रिएट कर रहा है, ये तो अभी तक आया ही नहीं है। अगर ये भी नहीं आया यानी मैम एस भी नहीं आएगा, तो ये भी श्योर हो गए कि 1 के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा। क्यू के बाद जरा पेयर बनाएंगे, तो इकोनॉमिक इन्फ्लेशन जो है वो अफेक्ट करता है कंज्यूमर को भी और बिजनेस को भी। फिर आगे बढ़ते हैं। राइजिंग प्राइसेस के कारण रिड्यूस, क्या रिड्यूस करता है ये प्राइस का बढ़ना, परचेजिंग पावर हर इंडिविजुअल की, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। अब इसके आगे कहाँ जाऊं, अगर परचेजिंग पावर ही कम हो जाएगी तो फिर बिजनेस को स्ट्रगल होगा क्या के लिए, मेंटेन करने में, क्या मेंटेन करने में, प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने में। तो क्यू के बाद पी के आने के चांसेस ज्यादा है ना। अब अगर ये मेंटेन करने में उन्हें दिक्कत होगी तो जो गवर्नमेंट्स हैं में इंटरवेन थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, तो गवर्नमेंट को किसके थ्रू जाना पड़ेगा, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जाना पड़ेगा। इट क्रिएट्स, जिसके कारण अनसर्टेनिटी आ जाएगी, किसमें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में। तो
तो मैनेजिंग इन्फ्लेशन को मैनेज करना क्या हो जाएगा, क्रूशल हो जाएगा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। एक बार वापस, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन कंज्यूमर और बिजनेस दोनों को अफेक्ट कर रहा है। फिर आपने बोला कैसे इफेक्ट कर रहा है, प्राइस के बढ़ने के कारण, जिसके कारण परचेजिंग पावर जो है वो हर इंडिविजुअल की कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, बिजनेस को स्ट्रगल होगा प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करने में। फिर आपने बोला जो गवर्नमेंट है वो भी इंटरवेन कर सकती है मॉनेटरी पॉलिसी में। और फिर आपने बोला जिसके कारण अनसर्टेनिटी आ जाएगी लॉन्ग टर्म के लिए, इसीलिए आप कह रहे हो कि मैनेज करना इन्फ्लेशन को क्रूशल हो जाएगा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। यानी क्यू के बाद पी, देन पी के बाद आर, एंड देन आर के बाद एस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साइबर सिक्योरिटी इज अ ग्रोइंग कंसर्न इन द डिजिटल एज। हाँ, 1 से स्टार्ट होता हुआ सही लग भी रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, एनक्रिप्शन एंड अवेयरनेस कैन हेल्प। क्या हेल्प करता है, साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए। अभी तक आया ही नहीं है तो प्रिवेंट कैसे करोगे, यानी 2 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हैकर्स जो है वो एडवांस टेक्निक यूज करते हैं क्या करने के लिए, स्टील करने के लिए फाइनेंशियल डेटा को। तो कुल मिलाकर ये हैकर्स भी साइबर सिक्योरिटी की बात करें, यानी कि थर्ड अगेन स्टार्ट नहीं कर सकता। इट में इट कौन है पता नहीं, तो फोर्थ से भी स्टार्ट नहीं हो सकता। तो मुझे मेरा सब्जेक्ट मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 साइबर सिक्योरिटी की ये बात कर रहा है, तो आगे सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द डिजिटल डिवाइड कंटिन्यूज टू डीपन सोशल इनइक्वालिटी। कह रहे हैं जो डिजिटल डिवाइड आजकल हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा गहरा होता जा रहा है, जिसके कारण सोशल इनइक्वालिटीज जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो सोशल इनइक्वालिटीज बढ़ रही है, इसके बाद क्या। तो अगर इसके बाद में मेरे सेंटेंस का मतलब मुझे कुछ नहीं दिख रहा हो तो मैं पेयरिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये मुझे कह रहा है अनइक्वल एक्सेस टू द इंटरनेट, ठीक है, दोज इन रूरल और अनडिजर्व्ड एरियाज, ठीक है, इट प्रिवेंट स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजीज बेनिफिट्स आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये थोड़ा सही लग रहा है कि ये क्यों सोशल इनइक्वालिटी कर रहा है, क्योंकि कह रहा है जो टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं देश और दुनिया में। तो 1 के बाद एस सही लग रहा है, मैं श्योर नहीं हुई हूँ, लग रहा है, ठीक है, तो मैंने एस को सही मान लिया है। अब एस के बाद जरा एक बार पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। तो एस के बाद में क्या लाऊं, कैसे कर रहे हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट। ये कह रहा है जो रूरल में, दोज इन रूरल, और जो मतलब डिजर्व्ड है ना, अनडिजर्व्ड कर लेना, अनडिजर्व्ड एरियाज में रह रहे हैं ना, वो लैक कर रहे हैं, मतलब जो पिछड़े जगहों पर रह रहे हैं उनके पास ये टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है मैम, यहाँ तक समझ में आया। अब ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से आप आओ अनइक्वल एक्सेस, किस पर, इंटरनेट, इसके कारण भी क्या हो रहा है, लिमिट हो रही है आपकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, ये भी ठीक है। और फिर इसके कारण प्रिवेंट हो रहा है, क्या प्रिवेंट हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सेस। एक बार पेयरिंग वापस करें। देखो सबसे पहले आपने बोला 1 के अंदर कि आपका डिजिटल जो है वो आपकी सोशल इनइक्वालिटीज को और गहरा करता जा रहा है, डिवाइड कर रहा है। फिर आपने एस में बोला किसके कारण, टेक्नोलॉजी के कारण, जो कि अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर आपने बताया अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है, क्योंकि आप कह रहे हो जो रूरल या अनडिजर्व्ड एरियाज में रहते हैं उनके पास ये सारी चीजें नहीं पहुंच रही है। फिर आपने कहा इसी के कारण जो इंटरनेट है उसका भी अनइक्वल एक्सेस हो रहा है। और फिर आपने कहा कि इसके कारण जो आपका स्किल डेवलपमेंट है वो क्या हो रहा है, प्रिवेंट हो रहा है। और ये जो ब्रिजिंग हो रहा है गैप का, ये क्रिटिकल होता जा रहा है किसका, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। तो यानी कि SQPR इज ऑप्शन नंबर ए। बताओ द स्टूडेंट्स से सेंटेंस जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, स्टूडेंट से स्टार्ट करेंगे तो बी, द स्टूडेंट्स एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट कर ली क्या, हिज एडवाइस, खुशी खुशी, तो द स्टूडेंट एक्सेप्टेड हिज एडवाइस हैप्पीली, ऑप्शन नंबर सी। हनी बीज आर वाइटल फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले किसका होता है, हनी बीज का होता है, ठीक है। अब आगे कैसे होता है, दे ट्रांसफर कौन, हनी बीज, क्योंकि दिस तो आएगा नहीं हनी बीज के लिए, विदाउट बीज भी नहीं बोल सकते, बट यानी कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं, तो ये भी श्योर हो गया। 1 के बाद क्या आएगा मैम, पी आएगा, 1 के बाद पी आएगा तो एक ऑप्शन तो रिमूव हुआ। अब पेयर बनाते हैं, दे ट्रांसफर पोलन बिटवीन ओनर्स, यानी ओनर्स के बीच में ये क्या ट्रांसफर करते हैं, पोलन ग्रेन्स का जो है वो ट्रांसफर करते हैं। फिर इसके कारण क्या, किसके कारण, ट्रांसफर के कारण, दिस हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, फ्रूट्स एंड सीड्स का क्या होता है, ग्रोथ होता है। विदाउट बीज, अगर बीज ना हो तो आर आएगा। इसके बाद विदाउट बीज मैनी क्रॉप्स वुड फेल, बट बी पॉपुलेशंस आर डिक्लाइनिंग, लेकिन जो बी है उनकी पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, इसलिए इन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है। यानी 6 से पहले तो एस ही आएगा, क्यों प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इनकी जो गिनती है वो क्या होती जा रही है, कम, यानी एस से एंड होगा।
ये भी कंफर्म हो गया। तो PQRS, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी माई राइट आंसर। आर्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। आर्ट जो है वो सोसाइटी का क्या है, रिफ्लेक्शन है। अब आर्ट के बाद में मैं आगे जाऊं, अच्छा लास्ट में पढ़ लेना, हैंस आर्ट होल्ड्स इमेंस पावर इन सोसाइटी। इसीलिए जो आर्ट है वो सोसाइटी में एक बहुत बड़ी पावर रखती है। यानी इससे पहले आपने आर्ट की ना खूब तारीफें की है, तभी आपने ये बोला है। चलो इसके आगे पेयर ढूंढे कि आर्ट अगर एक रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का